हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए बच्चे, आज बच्चे हम रिव्यू करेंगे सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर। सीए इंटर ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंटिंग का पेपर जो अभी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। आइए ज़रा एक बार ज़रा डिस्कस कर लें कि पेपर में क्या आया है। सबसे पहले ओवरऑल रिव्यू बता दूं, द पेपर वाज वेरी वेरी इजी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसने किसी को तंग किया हो। बट अगेन अकाउंट्स का पेपर है तो थोड़ा लेंदी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अदरवाइज जिसकी भी अच्छी तैयारी होगी वो आराम से इस पेपर को कराया होगा। एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा जहाँ पे कोई दिक्कत आई हो। इवन अमेलगमेशन का क्वेश्चन भी आया है, कंसोलिडेशन भी आया है, पार्टनरशिप भी आया है। ये तीन ही मेजर चैप्टर होते हैं और तीनों में से 55 मार्क्स का पेपर आ जाता है, 55 मार्क्स का। और एएस मिला दो 30 नंबर के तो 85 मार्क्स का पेपर तो यही होता है ग्रुप 2 में। मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रुप 2 का मेजर चंक तो यही होता है। वो सारे क्वेश्चन आए हैं इस बार, बट कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ऑलमोस्ट करे हुए क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो पहले क्लासेस में करे हुए थे। लेंदी था वो तो बच्चे, अकाउंट्स का पेपर हमेशा ही होता है, उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर इजी होगा तो थोड़ा सा लेंदी तो रहेगा ही रहेगा। अकाउंट्स का पेपर लेंदी तो रहता है, अदरवाइज एज सच कोई मुश्किल पेपर नहीं था ये। एक बार ज़रा देख लें क्या क्या आया है। पहला क्वेश्चन आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से होता है। क्वेश्चन नंबर 1A 5 मार्क्स का समय कि 1/4/2022 को, पुराना सवाल है पहले तो क्लास में किया हुआ है, 1/4/2022 को गवर्नमेंट एनहांस्ड द मिनिमम वेजेस पेबल टू वर्कर्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। गवर्नमेंट ने 1/4/2022 को 1/1/2022 3 महीने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वेजेस बढ़ा दी हैं। ड्यू टू दिस लेजिस्लेटिव चेंज एडिशनल वेजेस हैं इन 3 महीनों की 30 लाख। द मैनेजमेंट आज द फाइनेंस मैनेजर टू चार्ज 30 लाख एज प्रायर पीरियड आइटम वाइल फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर द 2022-23। वो कह रहा है कि 22-23 में जब ये 30 लाख डालोगे तो इसको प्रायर पीरियड आइटम डाल दो। क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है? नो, प्रायर पीरियड आइटम तो एरर होते हैं पिछले सालों के, ये कोई एरर थोड़ा है। आपको पता ही 1/4/2022 को लगा है, ये कोई एरर नहीं है। प्रायर पीरियड का कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे। दिस इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम, ये कोई एरर नहीं है। फर्दर द फाइनेंस मैनेजर इज ऑफ द व्यू दैट दिस अमाउंट बीइंग एबनॉर्मल शुड बी डिस्क्लोज्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं होती, ये तो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है विच इज नॉट ऑर्डिनरी इन नेचर। और ऑर्डिनरी क्या होती है? जो आप काम करेंगे तो वेजेस देने पड़ेंगे। हाँ, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी आइटम विद स्पेशल नेचर, जिसको हम क्लास में डिस्कस करते होते हैं कि ड्यू टू देयर साइज, ड्यू टू देयर नेचर, ड्यू टू देयर इंसिडेंस सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। ना तो ये प्रायर पीरियड आइटम है, ना ही ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अगर एक शब्द में बोलूं तो ये एक्सेप्शनल आइटम है, जिसको हम क्लास में लिखवाते होते हैं ऑर्डिनरी आइटम विद स्पेशल नेचर। तो इसका आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना होता है। एक बार देखें ज़रा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 का ये क्वेश्चन था। क्या हमने ये क्लास में किया हुआ था? आइए ज़रा देखें। AS 5 का ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बुक से सीधे ही आए हैं, एक दो नए भी आए हैं, पर वो नए वाले भी इजी थे, मुश्किल सवाल कोई नहीं आया। नए भी इस तरह के आए हैं कि उसके मिलता जुलता कुछ ना कुछ आपने क्लासेस में किया ही हुआ था। इस तरह के नए क्वेश्चंस भी आए हैं। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो पहले भी 2 बार आया हुआ है, मई 2012 और मई 2011। ये पहले भी ये जो PPI लिखा है ये अगले क्वेश्चन के लिए है। यही वही है जी कि जून 2012 में गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से यहाँ तो वेजेस बढ़ाई हैं, वहाँ तो पिछले 3 साल से बढ़ाई हैं। और एरियर्स ऑफ वेजेस अप टू 31 मार्च इतना है, और अपने 3 महीने की 7 लाख है।
अभी जो क्वेश्चन आया है उसमें तो अपने ही 3 महीने की बात करी गई है, तो अपने 3 महीने की 7 लाख है, बताओ कि इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। सो ये पुराना सवाल था, रादर पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें तो पिछले 4 साल से वेजेस बढ़ाए गए थे। सो आप इसको एक्सेप्शनल आइटम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज ये अब नॉर्मल आइटम नहीं है, ना ही ये प्रायर पीरियड आइटम है, ये एक ऑर्डिनरी आइटम है। आप ऑर्डिनरी आइटम भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। मैं कहता हूँ स्पेशल नेचर भी ना लिखो, क्योंकि सिंपल वेजेस हैं, बट स्पेशल नेचर क्यों लिखते हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने की हैं, अपने साल की नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं ये ऑर्डिनरी आइटम विद स्पेशल नेचर है। ये अपने 22-23 की नहीं है, ये 21-22 की पेंडिंग वेजेस है जिसका पता 22-23 में लगा। सो ना ये प्रायर पीरियड आइटम थी और ना ही ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एक्सेप्शनल आइटम थी, ऑर्डिनरी आइटम विद स्पेशल नेचर। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी सवाल था, AS20 का क्वेश्चन आया है, बेसिक EPS निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/4/2021 को कंपनी हैड द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ होता वो कह रहे जी आप इजी बोल के चले जाते हो, हमारे लिए इजी तोड़ना होता है। बच्चे जिसने अच्छी तैयारी करी होती है उसके लिए इजी ही होता है, इस बात को समझो। अगर करी हुई चीज ही आए तो वो मुश्किल कैसे हो सकती है, और ये सब किया हुआ आया है। आओ जरा देखें, 10 लाख इक्विटी शेयर। अच्छा ये नया सवाल था, वैसे मैं आपको बता दूं ये न्यू क्वेश्चन था, पर बहुत इजी क्वेश्चन था। 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1 ईच, 10 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। ड्यूरिंग द ईयर 21-22, ये तो ये 21 के बिगिनिंग के बैलेंसेस है। कंपनी हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 90 लाख। 1 जनवरी 2022 को नेट मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो बोनस पे टाइम वेट नहीं लगता। फिर 1 जनवरी 22 को उसने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं 1 ईच एट देयर फुल मार्केट प्राइस ऑफ 7.6। मतलब 6.6 का क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ करना होता है? नो। मैंने क्लास में ये स्पेशली क्वेश्चन कराया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ नहीं करना, फेस वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस देखो फेस वैल्यू दोनों की सेम है, हमें तो नंबर ऑफ शेयर से मतलब होता है। फिर वो कह रहा है नेट शेयर्स वर ट्रेडिंग एट 8.05 पर शेयर ऑन 31 मार्च 2022। ये एम ही दिया हुआ है, हमने 31 मार्च 2022 का मार्केट प्राइस हमने क्या करना है, EPS के लिए जरूरत नहीं होती। फर्दर इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द बेसिक EPS फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 वॉज प्रीवियसली रिपोर्टेड एट 62.30। पिछले साल का बेसिक EPS दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नया था पर इजी सवाल था। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेसिक EPS टू बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव फिगर इन अकॉर्डेंस विद AS20। सो बहुत आसान था बेसिक EPS, यहाँ कर ही देते हैं छोटा सा वैसे ही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 90 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से माइनस होगा, तो 1 करोड़ का 8% 8 लाख आपका प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए होता है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो 1 करोड़ का 8% 8 लाख रुपए आपका प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय साल के शुरू में कितने शेयर हैं 10 लाख, तो इस पे तो पूरे साल का ही वेट लगेगा, इंटू 12/12। बोनस शेयर इशू करे 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। अब ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर, ये बढ़िया है, सवाल ने लिख दिया 31 दिसंबर को जितने शेयर थे उनको बोनस दिया है, तो ये वाले तो 31 दिसंबर को नहीं थे, तो इसका मतलब बोनस 10 लाख पे ही मिला होगा। 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, तो कितने शेयर्स का बोनस हो गया, 5 लाख शेयर का बोनस हो गया, और इस पर कोई टाइम वेट नहीं होता। फिर उसने 2 लाख शेयर इशू करे हैं 1 जनवरी को, तो इस पर 3 महीने का टाइम वेट लग जाएगा, तो 2 लाख इंटू 3/12। सो ये जो निकल के आएगा दिस इज योर बेसिक EPS। पिछले साल के EPS को रीस्टेट भी करना पड़ेगा क्योंकि बोनस है। पिछले साल 62.3 का बेसिक EPS था और 10 लाख शेयर थे, तो आपका पैट रहा होगा 10 लाख इंटू 62.30। पैट क्यों, ये मतलब ये टोटल ही है, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो डिवाइडेड बाय 10 लाख प्लस बोनस 5 लाख, ये आ गया आपका पिछले साल का रीस्टेटेड बेसिक EPS। मैंने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि ये नया क्वेश्चन था, पर कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था, बोनस था। हाँ, कोई ये मार्केट प्राइस में गलती ना कराया हो, हमने क्लास में स्पेशली कराया था
कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का हमें कुछ नहीं करना होता, हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स के साथ ही मतलब रहता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें कुछ नहीं करना होता। सो पिछले साल का अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल निकाल के डिनोमिनेटर में बोनस ऐड करके आपको रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस निकालना था, बस और कुछ भी नहीं था। क्लियर है? तो ये नया सवाल था, पर मैंने बोला ना जो एक दो क्वेश्चन नए आए भी हैं वो भी इस तरह के नहीं आए कि आप उनको कर नहीं सकते, मतलब सारे करे हुए पॉइंट्स आए हैं। सो ये ठीक सवाल था। फिर कह रहा है देखो, वाई द इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड द शेयर इशू एट फुल मार्केट प्राइस आर ट्रीटेड डिफरेंटली। ये क्यों डिफरेंटली हम लेते हैं, बोनस पे टाइम वेट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि बोनस से हमें कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हो रही होती और बोनस शेयर्स का अर्निंग्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें कोई पैसा नहीं आता, उस पैसे को हम इन्वेस्ट नहीं करते, तो उसका अर्निंग्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इसलिए बोनस शेयर्स को हम बिना टाइम वेट के ही कंसिडर करते हैं, जबकि जहां हम पूरे पैसे लेते हैं उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पे होता है। तो जितना इम्पैक्ट अर्निंग्स पे होता है उतना ही इम्पैक्ट हम डिनोमिनेटर में भी देते हैं। बोनस तो सिर्फ हमें एक्स बोनस करना होता है, क्योंकि बाजार में मार्केट प्राइस कम हो जाता है। सो एक्स बोनस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में बोनस डालना पड़ता है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करना था 5 नंबर में। सो ये न्यू क्वेश्चन था, बट एज सच कोई मुश्किल नहीं था। फिर AS 29 अगेन इजी क्वेश्चन था, काइंड ऑफ नया सवाल था, बट इस तरह के क्वेश्चन थे बुक में, पर सीधा मैं 1 to 1 मार्क नहीं करा सकता क्योंकि ये काइंड ऑफ नया सवाल था। कंपनी बुक्स फाइनलाइज कर रही है 31 मार्च 2022 की, एंड नीड योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इश्यूज इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ AS 29। 1/4/2019 को, मतलब बहुत पुरानी बात है क्योंकि बुक्स तो बंद हो रही हैं 31 मार्च 2022 की। द कंपनी इंस्टॉल्ड अ ह्यूज फर्नेस इन देयर प्लांट। द फर्नेस हैज a lining that needs to be replaced after every 5 years for technical reasons. At balance sheet date 31 मार्च 2022, the company does not provide any provision for replacement of the lining of the furnace. बच्चे यहाँ पे ना 2022 ही होना चाहिए था, 2021 होना चाहिए था। ये 19 पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 19 के बाद तो कई सारे बैलेंस शीट डेट्स आए हैं। सो टेक्निकली मेरे हिसाब से यहाँ 2021 ही होना चाहिए था। चलो जो भी है, हर 5 साल बाद आपको फर्नेस की लाइनिंग को रिप्लेस करना है, तो क्या उसकी कोई प्रोविजन बनती है? नहीं। इसका सिमिलर सवाल किया हुआ है कि कंपनी एक एयरक्राफ्ट है कंपनी के पास, उसको हर 5 साल बाद उसको ओवरहॉल कराना होता है, तो क्या प्रोविजन बनाने की जरूरत है? ना, नो पास्ट इवेंट। जब 5 साल होंगे तब पास्ट इवेंट आएगा, तब देखेंगे। सो वैसे भी अभी 3 साल ही हुए हैं, अगर 19 की भी बात करें, हालांकि वहाँ 19 होना नहीं चाहिए, 21 होना चाहिए, पर सिंस देयर इज नो पास्ट इवेंट तो हमें किसी तरह की कोई भी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी इन द कंज्यूमर कोर्ट एंड अ नोटिस फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी ऑफ 50 लाख हैज बीन रिसीव्ड। कंज्यूमर कोर्ट में किसी ने केस कर दिया कंपनी पे और 50 लाख की पेनल्टी का नोटिस आ गया है। कंपनी हैज अपॉइंटेड अ लॉयर टू डिफेंड द केस फॉर अ फी ऑफ 5 लाख। लॉयर को 5 लाख की फीस देनी है। 60% of fees has been paid in advance and rest 40% will be paid after finalization of case. 60% फीस पहले देनी पड़ेगी और 40% केस फाइनल होने के बाद। There are 70% chances that the penalty may not be levied. So this is possible obligation. This is not a present obligation. 70% चांस है पेनल्टी नहीं लगेगी, मतलब 30% चांस है कि पेनल्टी लगेगी। तो जहां प्रोबेबिलिटी 50% से कम होती है, दैट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो यहां 2 चीजें हैं जी, एक 50 लाख की पेनल्टी है और एक 5 लाख की लॉयर की फीस है। तो लॉयर फीस का तो बच्चे प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सर्टेनिटी है, ये तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। पर 50 लाख की पेनल्टी विल बी शोन एज द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी सिंस दिस इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। हाँ, ये जो 60% एडवांस दिया है ये एडवांसेस के रूप में ही दिखाया जाएगा। अब सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है कि आपकी इनकम टैक्स में असेसमेंट हुई है, जहां सरकार ने आप पे एडिशनल टैक्स लगा दिया, आपने पहले टैक्स जमा कराया, फिर आप कोर्ट में चले गए, इस तरह का है, ठीक है ना। सो सिमिलर क्वेश्चन क्लास में वर्ड टू वर्ड सेम नहीं है,
बट ये सारे पॉइंट्स बच्चे नॉर्मल AS 29 के सब क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स ही होते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ एयरक्राफ्ट वाला था, यहाँ इनकम टैक्स असेसमेंट वाला क्वेश्चन था जो हमने क्लास में किए हुए थे, और वैसे भी साफ साफ लिखा है कि 70% चांस है कि पेनल्टी नहीं लगेगी। सो दिस इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, दिस इज नॉट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मैं आंसर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नए सवाल है। सो कॉन्सेप्ट नया नहीं है, क्वेश्चन नए। मजा होगा कॉन्सेप्ट नया है, फिर फंसता है, फिर फंस जाते हैं हमारे बच्चे। यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं था। सो ये इसका आंसर था। AS 7 अगेन ये न्यू क्वेश्चन ही था, बट सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। उसमें 1-2 पॉइंट इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किए, वो पॉइंट भी किए हुए थे। सो इसको मैं सॉल्व नहीं करने बैठूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है विद एस्केलेशन क्लॉज। क्या एस्केलेशन क्लॉज वाला क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है? हाँ किया हुआ है। वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, हालांकि मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे नहीं आना चाहिए, पर ये लोग इसको एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड मानते हैं वर्क्स, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। इंक्लूड इतना मटेरियल आउट ऑफ विच इतना अगले साल यूज़ हुआ, तो इसमें से आप 140 का मटेरियल माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। फिर एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, प्रोग्रेस पेमेंट, इसका कुछ नहीं करना होता। एस्केलेशन कह रहा 8% है, सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 8% से बढ़ा देना है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8% से बढ़ा देना है, बस बात खत्म। एक तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताओ, और एक प्रॉफिट और लॉस बताओ, और प्रोविजन कैलकुलेट करके बताओ। सो ये सिमिलर सवाल किया था, बस इन्होंने इसमें थोड़ा एस्केलेशन एक्स्ट्रा डाला। मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर देखो, ये देखो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये पहले भी आया हुआ है पेपर में। ये था आई थिंक स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है, और लिखा भी हुआ है कि इन दोनों को एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड माना जाता है। और एस्केलेशन कॉस्ट अलग से ये सवाल किया था, एस्केलेशन क्लॉज वाला। हाँ ये देखो, एस्केलेशन कॉस्ट 5%, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया है, और एक क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट डाल दिया है, वो यहाँ से डाला। ये देखो मटेरियल लाइंग अनयूज्ड एट 4 लाख, तो उसने मिक्स करके एक सवाल बनाया है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन इजी था, ऑल्दो नया सवाल था, पर कॉन्सेप्ट नया कोई भी नहीं था, सारे कॉन्सेप्ट्स किए हुए थे। सो क्वेश्चन उन्होंने कुछ नए पूछे हैं, बट क्वेश्चन इजी पूछे हैं, कॉन्सेप्ट सारे के सारे पुराने ही पूछे हैं, नया कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं आया है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2, 20 मार्क्स, अमेलगमेशन बुक का छपा हुआ क्वेश्चन आया है, हैं? यस, ये किताब का ही सवाल है। 2 कंपनियां हैं, A लिमिटेड, B लिमिटेड, इक्विटी शेयर, शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, 10% डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूडिंग लोन फ्रॉम A लिमिटेड, ये कॉन्ट्रा कटेगा। ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म एडवांस टू बी, तो ये कॉन्ट्रा कटना है। प्लान एंड बिल्डिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। B लिमिटेड इज टू डिक्लेयर डिविडेंड 1 पर शेयर बिफोर द फॉलोइंग अमेलगमेशन टेक प्लेस, तो जो 1 रुपये डिविडेंड दिया है B ने, वो उसके कैश से माइनस आपको कर देना होता है, बस और कुछ नहीं होता। नई कंपनी बनाई है Z लिमिटेड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बोथ A एंड B। Z की ऑथोराइज्ड कैपिटल दी हुई है, वैल्यू ऑफ शेयर दिया हुआ है, A का 18 रुपये, B का 12 रुपये, तो PC निकलेगी वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर। अब न्यू कंपनी शेयर तो Z है, तो Z का वैल्यू पर शेयर फेस वैल्यू लेना पड़ेगा 10 रुपये। 10% डिबेंचर को 12% डिबेंचर देने हैं। ये देखो यहाँ कुछ फंस गए होंगे, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को एक्चुअल लाइबिलिटी मानना है, हालांकि इसका कुछ भी नहीं है। Z लिमिटेड की बुक्स में एक 2 लाइबिलिटी दिखानी होती है 2 लाख की। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस A और B के 50 और 30 हैं जो Z पे करेगा, और शेयर इशू करेगा Z लिमिटेड 10 रुपये का एक। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। जर्नल एंट्रीज डालिए Z लिमिटेड में और बैलेंस शीट बनाइए। तो मैं दिखा दूं ये कौन सा क्वेश्चन आया है। ये देखो मैंने अभी देखा था तो ये सीधा ही खुल गया। ये देखो ये वाला हमने क्लास में ये किया था, क्वेश्चन नंबर 31। ये देखो A के शेयर की वैल्यू 18 रुपये, B के शेयर की वैल्यू 20 रुपये, और ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वाला पॉइंट। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऑफ A लिमिटेड ऑफ 60,000 आर टू बी ट्रीटेड एज एक्चुअल लाइबिलिटी। सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर देने हैं, फेस वैल्यू 10 रुपये है। बस उसमें एक डिविडेंड का पॉइंट एक्स्ट्रा है कि B लिमिटेड पहले डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। हाँ, तो वो B के कैश से माइनस कर देंगे, टेक ओवर करने से पहले B के कैश से वो डिविडेंड माइनस कर देंगे, और वो पॉइंट भी क्लास में बाकी क्वेश्चंस में किया हुआ है। सो ये वाला क्वेश्चन आया है, पर मैं कहता हूँ मान लो ये सवाल आपको नहीं भी आता, कॉन्सेप्ट तो आता है ना कि मेन तो अमेलगमेशन में होता है पीसी कैसे निकालनी है। सो उसके लिए वैल्यूज दिए हुए हैं। सो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर। सो आपको स्वैप रेशो बना के, डीम्ड स्वैप रेशो बना के उसकी पीसी निकालनी थी। सो 20 मार्क्स के लिए ये बढ़िया क्वेश्चन था,
रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड में बहुत बच्चे फंस गए होंगे। अब देखो इस सवाल में उसने आइटम्स चेंज करे हैं, यहाँ से देखो इसमें रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड नहीं है, किसी और सवाल में होगा, अभी दिखाता हूँ। देखो इधर उधर से उन्होंने पॉइंट मिक्स किए हैं, तो वो तो बच्चे इतना तो अब वो करेंगे ही करेंगे ना। शायद मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ये लाइबिलिटी होती है जी, इसको अगर आपने रिजर्व मान लिया है तो गड़बड़ हो गई है। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड इज अ लाइबिलिटी। अभी दिखाता हूँ, शायद यहाँ होना चाहिए कहीं, पता नहीं एक क्वेश्चन में था रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, अब पता नहीं कहाँ है वो सवाल। चलो छोड़ो, लाइबिलिटी होती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। सो अगेन मैं क्वेश्चन तो बच्चे चलो किसी को नहीं याद होगा मान लो, पर कॉन्सेप्ट वाइज इसमें एक भी पॉइंट मुश्किल नहीं है। हाँ स्पीड चाहिए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज डाल के बैलेंस शीट बनानी है, पहले पीसी दो कंपनीज की कैलकुलेट करनी है, दो कंपनीज की जर्नल एंट्रीज डालनी है। सो 20 मार्क्स में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ये बात तो पक्की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A 15 मार्क्स कंसोलिडेशन। बहुत कम होता है कि कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, पार्टनरशिप तीनों ही आ गए, इस बार तीनों ही आ गए हैं। सब नया है पर वेरी वेरी इजी। हमने तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन किए हुए हैं। इस सवाल में मुझे एक छोटी सी गलती लगी है, अब पता नहीं वो इनसे हुई है कि नहीं हुई है, मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालता हूँ आपके लिए। वाइट लिमिटेड अक्वायर्ड 2250 शेयर्स ऑफ ब्लैक लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 20। तो मिड ईयर एक्विजिशन है, चांसेस होते हैं कि टाइम एडजस्टमेंट लग जाएगी। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज एज ऑन 31 मार्च 2021 आर गिवन बिलो। वाइट लिमिटेड, ब्लैक लिमिटेड। शेयर कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पीएल दिया हुआ है, 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट दी हुई है। आगे ट्रेड पेबल, ये देखो ड्यू टू वाइट लिमिटेड 30,000। ब्लैक कह रहा है कि मैंने वाइट के 30,000 देने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये तो ठीक है। पीपी शेयर्स इन ब्लैक लिमिटेड इन्वेंट्री ड्यू फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड। वाइट कह रहा है मैंने ब्लैक से 36,000 लेने हैं, हाँ तो 6,000 का क्या होना चाहिए, कैश इन ट्रांजिट, क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। ब्लैक कह रहा है मैंने 30,000 देने हैं, वाइट कह रहा है मैंने 36,000 लेने हैं, तो देने वाले ने 6 भेज दिए होंगे, वो रास्ते में खड़े होंगे, कैश इन ट्रांजिट, बस और कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, पहला पॉइंट बाद में पढ़ते हैं। ये कैश इन ट्रांजिट दिया हुआ है, देखो 6,000, ना भी दिया होता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉफिट इवनली अक्कड़ है, वो तो हम वैसे भी मानते हैं। टाइम एडजस्टमेंट लगाने के लिए हम वैसे भी मानते हैं कि प्रॉफिट्स आर इवनली अक्कड़ थ्रू आउट द ईयर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल और रिजर्व दिया हुआ है तो टाइम एडजस्टमेंट लगेगी। सवाल में कोई पॉइंट ही नहीं है, ना रीवैल्यूएशन है, ना बोनस है, ना डिविडेंड है, ना प्रेफरेंस डिविडेंड, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट है। छोटा सा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बना के सवाल हो जाएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। अब पंगा देखो, क्वेश्चन का पहला पॉइंट पढ़ो जरा। ड्यूरिंग द ईयर ब्लैक लिमिटेड फैब्रिकेटेड अ मशीन which is sold to White Limited for 39,000, the transaction being completed on 30th March 2021। मन में आएगा इसमें क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पॉइंट किया तो हुआ है क्लास में, बस वहां इन्वेंट्री होती है, यहां मशीन है। कि ब्लैक ने, ध्यान से पढ़ लो, ब्लैक ने मशीन किसको बेची है, वाइट को। कितने की बेची है, 39,000 की। ओके, कॉस्ट कितनी है, कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमें कॉस्ट नहीं बताएंगे कि ब्लैक को ये कितने की पड़ी, ब्लैक को ये कितने की पड़ी, ये कहीं बताया ही नहीं हुआ, तो इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सो नहीं निकाल सकते। दूसरा सवाल मन में आएगा, ये समझ में आ गया ना, बच्चे जब इन्वेंट्री बेचते हैं तो कॉस्ट गिवन होती है ना, और कितने का बेचा वो भी गिवन होता है, तो आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल लेते हो। यहां कैसे निकालोगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कॉस्ट ही नहीं दी हुई। ब्लैक ने मशीन बेची है वाइट को, ध्यान रखना, मन में सवाल आएगा सर यहां से देख लो कॉस्ट, ये भी तो है ना 30,000, नहीं देख सकता। ब्लैक ने वाइट को बेची है तो ब्लैक ने पैसे लेने हैं,
जबकि ऊपर तो कह रहा है कि ब्लैक ने पैसे देने हैं 30,000, ये देखो, तो यहां से भी नहीं देख सकते, तो ये पॉइंट बेकार हो गया। आई डोंट थिंक सो इसका कुछ हो सकता है। क्या करेंगे इसका? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ब्लैक ने पैसे लेने हैं, जबकि ऊपर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली ब्लैक ने पैसे देने हैं, तो आप यहां से भी नहीं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट देख सकते। हालांकि यहां से तो देखना ही गलत होता है, पर चलो फिर भी हम कुछ कर सकते थे। यहां तो व्हाइट ने पैसे लेने हैं, जबकि मशीन तो ब्लैक ने बेची है। सो ये पॉइंट रिडंडेंट ही है सवाल में, इसका कुछ भी नहीं होना था क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। पता नहीं अब कैसे गलती हो गई, अदरवाइज सवाल में कोई पॉइंट नहीं है। ये 15 मार्क्स डिजर्व नहीं करता फ्रेंकली स्पीकिंग। ये 10 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है। छोटा सा एनालिसिस और प्रॉफिट बना के गुडविल निकाल के आंसर करना है, बस कुछ भी नहीं है सवाल में। एक टाइम एडजस्टमेंट लगनी है बस, और एक कॉन्ट्रा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पॉइंट बैठा नहीं। क्लियर है? सो ये छोटा सा दिक्कत थी इस सवाल में। पता नहीं है बच्चे कैसे कोप अप कर पाए होंगे इसको पेपर में, क्योंकि वहां बैठ के दिमाग लगता है कि कोई खास ही पॉइंट होगा जो हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना? नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनपीए ऑफ बैंकिंग कंपनी। बढ़िया है। परफॉर्मिंग एसेट, नॉन स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, इसके बारे में नोट लिखना था। फिर एक क्वेश्चन है, मुझे लग रहा था इस बार ये पेपर में आएगा बैंक का, कि बैंक ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, सैंक्शन लिमिट, ड्राइंग, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूसली, मतलब ये कैश क्रेडिट अकाउंट है। कैश तो स्पेशली बताते हैं कि कैश क्रेडिट अकाउंट एनपीए कब बनता है। स्टेट विद रीजन वेदर द अबव कैश क्रेडिट अकाउंट्स आर एनपीए और नॉट। सो ये जो हमने लास्ट में रिवीजन में हैंड आउट दिया था, ये क्वेश्चन मैंने उसमें दिया था। ये देखो मैं दिखाऊँ आपको, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है जी, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। सो हमारा इसमें कुछ नहीं है, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। पर हाँ, करना आपको था, करना स्टडी मटेरियल ने नहीं था। ये देखो, ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया है, मुझे लगता था ये आना चाहिए, सैंक्शन लिमिट, ड्राइंग पावर, क्योंकि ये अच्छा सवाल था कि कैश क्रेडिट अकाउंट एनपीए कब बनता है। सो क्लास में चर्चा करी थी हमने, अब यहाँ नहीं करेंगे, कि 2 तरीके होते हैं, कि पहला के 90 दिनों तक कोई पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, या हुआ भी तो वो इंटरेस्ट को भी कवर नहीं कर रहा। तो ये बढ़िया सवाल था, 5 नंबर का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। ये नया सवाल नहीं था, ये क्वेश्चन नया था, पर इसमें गड़बड़ हो गई इनसे। सेकंड क्वेश्चन तो चलो पुराना ही था, पर पुराने में भी एक आधा पॉइंट नया था। क्लियर है जी? तो अमेलगमेशन हो गया, कंसोलिडेशन प्लस बैंकिंग। 4A पार्टनरशिप, पुराना सवाल, गार्नर वर्सेस मरेका, 15 नंबर का क्वेश्चन। अजय, विजय, संजय पार्टनरशिप में हैं कई सालों से, है ना, एवीएस ट्रेडर के नाम से। 31 मार्च को कुछ फ्रॉड कमिट कर दिया संजय ने, सो इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। फिर बैलेंस शीट दी हुई है अजय, विजय और संजय की। संजय का ओवरड्रॉन है। इन्वेस्टमेंट 8,000 की, संजय ने 11,000 के बेच के फंड्स अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिए। ये सेल बुक्स में आई नहीं। चेक 7,000 का था ट्रेड डेटर का, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। लास्ट में गार्नर मरे लगा के आपको आंसर करना था, बिकॉज संजय के प्राइवेट एसेट से 7,000 ही आ रहा है। ये पुराना सवाल है, पहले भी पेपर में आया हुआ है। सो मैं आपकी जानकारी के लिए दिखा देता हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन सबको आता होना चाहिए था। कहाँ गया पार्टनरशिप, कहाँ गया? तो भी कंसोलिडेशन आया है, ये राजी पार्टनरशिप। तो ये सिंपल गार्नर मरे का क्वेश्चन था, ये वाला। ये देखो, चेक 4300 रुपये का डेटर से मिला, वो सी ले गया। इन्वेस्टमेंट 5400 की बेच के फंड्स उसने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। उसके प्राइवेट एसेट से सिर्फ 4000 मिल रहे हैं, वहाँ 7000 मिल रहे हैं। ये देखो, ये पहले भी आया हुआ है नवंबर 10 में। सो ये वाला क्वेश्चन आया है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी सवाल था जिसने करा हुआ है ना। ईजी घर पे बैठ के, मेरे लिए तो सब कुछ ईजी होता है। जिसने अच्छे से तैयारी करी है उसके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, क्योंकि क्लास में करा हुआ क्वेश्चन आया है। साथ में आपको पता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की थ्योरी ज़रूर आती है, जो हम सेपरेटली पढ़ते हैं, कि नेचर ऑफ एलएलपी बताइए, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उसके लाइबिलिटीज़ क्या हैं। ये क्लास में हमने एक क्लास लगाई थी इसके ऊपर, उसी वही थ्योरी आई है। ओके है जी।
सो अभी तक आपने देखा जिसकी अच्छी तैयारी थी उसके लिए कुछ नया कुछ नहीं आया पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5A, बाय बैक ऑफ शेयर्स। अगेन पुराना सवाल है, बुक का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल में भी है ये क्वेश्चन कि 3 बार चेक करना पड़ता है बाय बैक। जनरल रिजर्व दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, P&L, CRR, रिवैल्यूएशन रिजर्व, लोन सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन पे कंपनी बायबैक कर रही है, मार्केट प्राइस 20,000 है, कंपनी 50% प्रीमियम ऑफर कर रही है, मतलब बायबैक प्राइस 30 रुपये है। सफिशिएंट बैंक बैलेंस है, आपको चेक करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक ऑल्सो अंडर अ सिचुएशन वेयर लोन फंड्स वर इधर 1680 और 2100 करोड़। सो 3 बार सवाल करना है। पहला, लोन फंड्स 2520 करोड़, दूसरा लोन फंड 1680 करोड़, तीसरा लोन फंड्स 2100 करोड़, और एंट्रीज डालनी है। और अगर आपको याद है 3 सिचुएशन तो होती हैं पर 2 में आंसर निल आता है कि कोई बायबैक नहीं होता, 1 में ही आंसर आता है। अब इस फिगर्स का मुझे नहीं पता जो क्लास में करी है, आई होप सो इसमें भी एक ही बार आएगा और एंट्रीज भी एक ही बार करनी होती हैं। सो देख ले ज़रा कौन सा क्वेश्चन आया है बायबैक का। नॉर्मल सवाल है, बायबैक में ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हुए हैं जहां आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक निकालना पड़ता है। ये लो पहला ही सवाल है, ये देखो यहाँ लोन फंड्स 1800 करोड़ हैं, फिर 1200 करोड़ पे भी बताओ और 1500 करोड़ पे भी बताओ। सो ये पहला ही क्वेश्चन है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। सो अगेन देखो सारे क्वेश्चन मैं कहता हूँ करे हुए हैं। ये 10 नंबर का बढ़िया सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। 5A। 5B, बैंकिंग। अगेन बैंकिंग से 2 क्वेश्चन आए, एक 5 नंबर का, एक 10 नंबर का। ये तो बच्चे इनका फेवरेट टॉपिक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो कार के ऊपर 2-3 क्वेश्चन किए हुए हैं, उन्हीं में से ही एक आया। मैं चेक नहीं कराने जाऊंगा, जाके चेक कर लेना। सो पेड अप शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व जिसमें से 128 करोड़ ड्यू टू रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन वाला हम नहीं लेते, वो उसमें आता है। टीयर 2 कैपिटल में वो भी डिस्काउंट लेके। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस माइनस, कैश इन हैंड बैलेंस विद RBI। तो इसका रेट क्या होता है? 0। कौन सा रेट? आपको रिस्क एडजस्टेड एसेट्स निकालने होते हैं ना, तो उसके लिए रिस्क एडजस्टेड रेट्स दिए हुए हैं। क्लेम्स ऑन बैंक 20%, अदर इन्वेस्टमेंट्स 100%, लोन गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 0, बैंक स्टाफ एडवांसेस 20%, अदर लोन्स एंड एडवांसेस 100%, प्रेमिसेस 100%, इंटेंजिबल एसेट्स ऊपर से माइनस ही हो जाते हैं, और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स 100%। वही टीयर 1 टीयर 2 निकालो, रिस्क एडजस्टेड एसेट्स निकालो, रिस्क वेटेड रेशो निकालो। ये तो मतलब एक पेट क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं एक बार, जो बच्चों ने अगली बार पेपर देने हैं उनके लिए होते हैं मेनली। तो ये जो दे आए हैं उनको क्या देखना है इसका, वो तो कर आए हैं सारा। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको जो क्वेश्चन आया है पेपर में। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा ना। कहाँ गया बैंकिंग? ये राज। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के 2-3 क्वेश्चन ये देखो, ये सीधा निकल आया है। ये वाला है कैश इन हैंड बैलेंस विद, ये वाला ही आया है। गारंटेड बाय गवर्नमेंट, अदर प्रेमिसेस गारंटेड AEO, ये वाला क्वेश्चन ही आया है। ये नीचे भी है, ये देखो इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक पिछले पेपर में भी आया है, इस तरह का सवाल है। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का सम। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, AS 17। तो AS से हो गए टोटल आपके 20 और 5 25। अभी और देखते हैं। 5 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, सबका प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। आइडेंटिफाई करके बताइए कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट और कौन सा नहीं है। तो हमने तो 3 कंडीशन पढ़े हुए हैं, यहाँ सिर्फ एक ही लगनी है कि सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस, विच एवर इज हायर। सो टोटल प्रॉफिट निकाल लो, टोटल लॉस निकाल लो। टोटल प्रॉफिट ये रहा 225 + 25 250, टोटल लॉस ये रहा, टोटल कर लेते हैं 175 + 20 + 105 300, विच एवर इज हायर 300। अब 300 को लेके इनकी परसेंटेज ले लो, 225 डिवाइड बाय 300 75%, 25 डिवाइड बाय 300 8.33%, 175 डिवाइड बाय 300 58.33%,
20 डिवाइड बाय 300 6.67%, 105 डिवाइड बाय 300 35%। सो ये 10% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये रिपोर्टेबल है, ये नहीं है, ये रिपोर्टेबल है, ये नहीं है, ये रिपोर्टेबल है। सो ये तो 3 कंडीशन में होता है कि सेगमेंट एसेट्स शुड बी 10% और मोर ऑफ द टोटल सेगमेंटल एसेट्स, तो वो सब सेगमेंट रेवेन्यू शुड बी 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी सवाल। AS 70 ये क्वेश्चन से इनका प्रेम है। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, हर RTP में ये सवाल है, हर बुक में ये सवाल है, चेक भी नहीं कराने जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन क्लास में सब ने किया होगा। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स का एक ही क्वेश्चन है और ये हर पिछले पेपर में भी आया है, ये इस तरह का क्वेश्चन है। सो ये सब इक्विटी शेयर के राइट्स और प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स दिए हुए हैं, तो दोनों के राइट्स निकालने और नीचे कोई थ्योरी पूछी है कि क्या कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ शेयर इशू कर सकती है। AS 19 ऑपरेटिंग लीज के डिस्क्लोजर्स पूछ लिए हैं, याद है डिस्क्लोजर्स में हम शीट बनाते होते थे कि आने वाले 12 महीने में कितने लीज रेंट मिलने हैं, 12 से 60 में कितने मिलने हैं, 60 से आगे कितने मिलने हैं, वही मांगा है। ऑपरेटिंग लीज के डिस्क्लोजर्स मांग लिए हैं, ये पता नहीं कौन कर पाया होगा। ये किया तो होता है क्लास में, पर किसी को याद होंगे तो वो कर पाया होगा ना, समस्या ये थी इसमें। लो जी, लिक्विडेशन, मैं देख ही रहा था लिक्विडेशन नहीं आया। अगेन बुक का क्वेश्चन आया है जी, पढ़ लें एक बार, अलग तरह का सवाल है। कंपनी के हैं 90,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 इच फुली पेड अप, 90,000 इक्विटी शेयर्स 10 इच फुली पेड अप, 30,000 इक्विटी शेयर्स 50 इच 40 पेड अप, 10,000 इक्विटी शेयर 10 पर शेयर 4 पेड अप। डिफरेंट फेस वैल्यू, आजकल इसका चलन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ आप सीधा रिफंड पर शेयर नहीं निकाल सकते, पहले रिफंड पर रुपी निकालना पड़ता है, फिर उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रिफंड पर शेयर निकालना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हैं, इवन स्टडी मटेरियल में भी काफ़ी हैं। कॉल्स इन एरियर 3 लाख है, कॉल्स इन एडवांस इतना है, प्रेफरेंस डिविडेंड 2 साल से पेंडिंग है, लिक्विडेटर के पास सारी लाइबिलिटी पे करने के बाद इतना बचा है। कह रहा है जी लिक्विडेटर स्टेटमेंट बना दो। सेम सवाल हमारी बुक में था, इधर देखो, सो लिक्विडेटर स्टेटमेंट मांगी है, ये वाला क्वेश्चन आया जी, ये देखो कॉल्स इन एरियर इतने हैं, कॉल्स इन एडवांस इतने हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड 1 साल का है, अमाउंट लेफ्ट विद लिक्विडेटर 413 है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड पहले पे करना है, तो आप लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना दो। तो यहाँ भी देखो डिफरेंट फेस वैल्यू वाला पॉइंट है। सो करे हुए क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बात वही है ना कि वहाँ कर कौन आ गया होगा, कर वही पाएगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो। देखो वो हर चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे 4-5 नंबर का ही पूछें, पर पूछते तो हर चैप्टर से सवाल हैं। समस्या तो यही है ना। लास्ट शेयर बेस्ड पेमेंट का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन, एम्प्लॉय शेयर परचेज प्लान, एक ही सवाल है स्वेट इक्विटी शेयर्स का, वही आ गया है। हाँ, हर बार आता है, पता नहीं कितनी बार आ चुका है कि कंपनी ने 100 शेयर्स ऑफर करे हैं 5,000 एम्प्लॉयज़ को 1 साल दिया एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये ESOP नहीं है, ये शेयर स्वेट इक्विटी है, क्योंकि यहाँ से पता लगता है शेयर जो हैं वो लॉक इन रहेंगे 3 साल तक। स्वेट इक्विटी में लॉक इन होता है। मार्केट प्राइस 60 है, पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन के कारण आपके शेयर की वैल्यू 56 है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन 6 रुपये है, 50 मरतबा पहले भी ये सवाल आया हुआ है। तो अभी तक मुझे सारे पेपर्स में से ग्रुप 1 अकाउंटिंग, ग्रुप 1 कॉस्ट, ये वाला पेपर सबसे इजी लगा है। ये रहा, देखो इंपॉर्टेंट मार्क भी किया हुआ है, पता है बार बार आता है, 2 बार तो मैंने लिखा हुआ है, आया जिससे ज़्यादा बार हुआ है, बार बार हम लिखते नहीं है कितनी बार आया है। सो आया इससे भी ज़्यादा बार हुआ है। सो एक भी क्वेश्चन उन्होंने तंग करने वाला नहीं डाला कि हाँ जिसमें बच्चे को कोई नया पॉइंट दिया हो। हाँ, किसी ने पढ़ा ना हो वो बात अलग है, पर अदरवाइज पेपर में कुछ मुश्किल नहीं था इस बार। हाँ, लंबा पेपर था, क्योंकि जब पार्टनरशिप, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन तीनों आ जाते हैं तो दिक्कत तो होती है, पर कंसोलिडेशन का सम बड़ा नहीं आया इस बार। 15 नंबर का छोटा ही क्वेश्चन था, फिर भी स्पीड चाहिए होती, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए देखो, तो स्पीड तो चाहिए होती है। आई होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा।
सो फोकस करिए अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स पे भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं किसी और क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।